अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, मामला ईरान पाकिस्तान का अभी तक उधर ही अटका हुआ है। एक उसने मारा, एक इसने मारा। और पहले ईरान ने जो मारा था वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऑर्डर पे ये अटैक हुआ था, और ईरान की बर्दाश्त की लिमिट पार हो गई थी, इसलिए ईरान ने ये हमला किया था। पाकिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी की बात हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, और दोनों ने इस पे एक दूसरे से शिकायतें की हैं कि आपने मारा, आपने मारा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे ये सारा खेल खेल रहा है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हमने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बताया था कि हम अटैक करने वाले हैं, और हमने उनको पहले कई बार शिकायत की थी कि ये जैश ए अदल टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है, और वो ईरान में टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ करता है, तो आप इसको कंट्रोल करो। लेकिन पाकिस्तान अपनी ज़मीन से टेररिज्म ईरान में करवा रहा था, तो हम मजबूर हो गए थे इसको अटैक करने पे। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो उसने भी इस बात को एग्री किया था कि ईरान बॉर्डर टेररिज्म का शिकार है, और टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान से ईरान में इस पे काम कर रहे हैं। तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी इसको एग्री कर रहा था, तो फिर पाकिस्तान क्यों उन टेररिस्टों को, उन टेररिस्ट ग्रुप को नहीं रोकता था? वो सिंपल वजह यह है कि वो टेररिस्ट ग्रुप आईएसआई ने अमेरिका के कहने पे तैयार किए हैं, और इस टाइप की सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये बलूचिस्तान और केपी को इस्तेमाल करते हैं। पंजाब को बड़ा खूबसूरत बचा के रखा हुआ है, लेकिन जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं, एटमी धमाके करने हैं तो बलूचिस्तान में करने हैं, कोई मिसाइल का तजर्बा करना है तो बलूचिस्तान में करने हैं, लेकिन पंजाब में सब साफ सुथरा माहौल रखा है। यह इनका हरामीपन है। अजीज़ दोस्तों, जैश ए अदल क्या है? जैश ए अदल एक टेरर आउटफिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अरबिक नाम है, बलोच लोग अपने ग्रुप का ऐसा नाम नहीं रखते। जैश ए अदल सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है। इस वक्त पाकिस्तान में सुन्नियों ने एक क़यामत मचाई हुई है शियाओं के खिलाफ, और मेरे कई दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो जिनीवा वगैरह आते हैं। मैं उन ग्रुपों में देखता हूँ तो वो कहते हैं कि शिया को पहले मारो, यहूदी को बाद में मारो। यहूदी और ईसाई इतने बड़े काफिर नहीं जितने बड़े शिया काफिर हैं। सीधा सीधा मामला शिया सुन्नी की तरफ जा रहा है। और जैश अदल जो है वो प्योर सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है, वहाबी देवबंदी, और ये पाकिस्तान की आईएसआई के अंडर में ऑपरेट करता है। आपको मैं बताता चलूं कि कुलभूषण यादव नामी एक इंडियन बिजनेसमैन ईरान में काम करता था, अपने बिजनेस के लिए आया था। उसको वहाँ से इसी टेरर ग्रुप ने अगवा किया था, और उसको पाकिस्तान लेके आईएसआई के हवाले किया था। और आईएसआई ने ये कहा था कि ये रॉ का रेसिडेंट डायरेक्टर है, जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में सिंध में रॉ के टेररिस्टों को फाइनेंसिंग करता है और वगैरह वगैरह। जबकि कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा करके यही जैश अदल वाले लाए थे। अजीज दोस्तों, जैश अदल जो ग्रुप है ना, वो ईरानियों का ग्रुप है। आपको पता है कि ईरान में सुन्नी माइनॉरिटी हैं, उनको पाकिस्तान के आईएसआई हायर करती है। जैसे कि भारत में उस वक्त की स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके पाकिस्तानी आईएसआई ट्रेन करके टेररिस्ट की आइडियोलॉजी दे के ग्रूमिंग करके भारत में टेररिज्म के लिए भेजते थे। ऐसे ही जैश अदल ईरानी नेशनल सुन्नी हैं, उनको पाकिस्तान लाती है, आईएसआई पाकिस्तान में लाती है, उनकी ग्रूमिंग करती है टेररिज्म के लिए, और फिर अमेरिका की कहने पे, अमेरिका की प्लानिंग पे इनको ईरान में टेररिज्म के लिए भेजा जाता है। और ईरान एक अरसे से तंग था।
कुलभूषण यादव को भी इन्होंने अगवा किया था। ईरान में जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं वो यही करते हैं। बलोचों का मसला ये है कि इसमें खामखा में बलोचिस्तान का नाम यूज़ हो रहा है। बलोचों का मसला ये है कि बलोच ईरान के जो है ना, उनके ऊपर इतना ज़्यादा सख्ती रखी गई है कि ईरान के बलोच तो कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे। सारी आज़ादी की मूवमेंट पाकिस्तान के बलोच कर रहे हैं। और जाहिर है ईरान ने इतनी सख्ती रखी है तो बकौल पाकिस्तान के कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर मारे हैं और 13 टेररिस्ट मार दिए और इतने मार दिए। अबे तुम लोग वहाँ पे बैठ के गिन रहे थे, कैसे तुम लोगों को पता चला कि कितने मारे और क्या हुआ? ईरान ने साफ कहा है कि 4 औरतें और 3 बच्चे मारे गए हैं और वो सिविलियन हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे। क्योंकि ईरान में बलूचिस्तान का कोई ऐसा ट्रेनिंग कैंप या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का बलोच अपनी मदद आप के तहत अपने पहाड़ों से लड़ रहा है। क्योंकि ईरान में अगर ये जाएंगे ट्रेनिंग के लिए या कोई, जैसे कि पाकिस्तान कह रहा है, तो ईरान इनको पकड़ के मार देगा। क्योंकि ईरान भी बलोचों की इस मूवमेंट से खौफजदा है, डरता है कि अगर बलोच पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गए तो वो फिर ईरान से भी लड़ेंगे। तो इसलिए सूरत हाल ऐसी है कि जैश-ए-अदल जो है वो प्योरली आईएसआई की निगरानी में अमेरिका की डिज़ाइंस पे काम करता है। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान का फैक्टर इसमें ज़रूर हमें शामिल रखना होगा कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान से परेशान है। और जैसा कि ये अमरुल्लाह सालेह जो अफ़गानिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे जब पता चला कि बॉर्डर पे पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-अदल टेररिस्ट ग्रुप को ईरान ने मारा है तो ये बहुत ही करेजियस, बहुत बहादुरी का काम किया है ईरान ने। काश हमारे पास, अफ़गानिस्तान के पास भी ऐसी कैपेबिलिटी होती तो हम भी क्वेटा शूरा, जो कि 20 साल से पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में टेररिज्म करने के लिए ऑपरेट कर रही है, वो हम मार देते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त, ये अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जीएचक्यू रावलपिंडी में सूरत हाल ख़राब होगी। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने एक बार मुझसे मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट ए बनाना रिपब्लिक जहाँ पे तुम अपने एजेंट्स भेज सको, और उसामा बिन लादेन भी यहाँ पे नहीं है। और मैंने उसको कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, तुमने जो अपनी कंट्री को बनाना रिपब्लिक कहा है वो तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा, और शायद तुम गलत हो, ये बनाना रिपब्लिक ही है। और अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि उस वक्त तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। अगर एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसको जब चारों तरफ से मार पड़ रही हो और अमेरिकी ड्रोन वहाँ से उड़ रहे हों और अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहाँ से आके उसामा बिन लादेन को ले जाएं, टीटीपी वजीरिस्तान से मार रही हो तुम्हें, ईरानियन मिसाइल तुम्हारे अंदर गिर रहे हो, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, तो फिर जिन्ना का विजन कहाँ चला गया, जनरल जिया का विजन कहाँ चला गया? तुम लोगों के पास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी होने का क्या फ़ायदा? तो अजीज़ दोस्तों, इट्स ऑल इन ऑल एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ हो गई है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा परेशान जो हो रहा है ना, वो चाइना हो रहा है। और चाइना बार बार 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराने के लिए, क्योंकि हमारे दोनों अलाय हैं और हम अपने अलाइज के दरमियान टेंशन नहीं देखना चाहते। और ये है कि टेररिस्ट ग्रुप्स को खुद ही ख़त्म करें अपने अपने टेरिटरीज से। और अगर आप टेररिस्टों को पनाह देंगे तो ये किसी के लिए भी फ़ायदा नहीं है। ये इनडायरेक्टली चाइना ने पाकिस्तान को कहा है, क्योंकि चाइना शुरू से पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर रहा। आपने देखा है कि चाइना ने जो सीपेक के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट की थी वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रही थी और बैंकों के ज़रिए आ रही थी। चाइनीज़ बैंक दे रहे थे ये लोन पाकिस्तान को,
और उसमें भी पाकिस्तान की करप्शन की वजह से बाकायदा चाइनीज लोग यहाँ बैठ के सारी चीज़ें करते थे। इवन जो बुलडोज़र और कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मशीनरी आती थी वो भी चाइना से भाड़े पे लेके आते थे। वो मजदूर खाली लोकल लिए जाते थे, बाकी सुपरवाइज़र और सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान पे इनको भरोसा नहीं। दूसरा, इनको पता है कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है और वो किसी वक्त भी अमेरिका चाइना की टेंशन बढ़ेगी तो वो अमेरिका के कैंप में खड़ा होगा। ये ऐसे ही है कि एक मोहल्ले में एक कपल रहता है और जब मियाँ सुबह काम पे चला जाता है तो बीवी आंख मटक के करती है पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है कि अमेरिका इसका शौहर है, वो बेचारा दूर बैठा होता है, तो बीवी कभी चाइना के साथ आंख मटक्का करती है, कभी तुर्की के साथ, तो कभी सऊदीया के साथ, तो मुख्तलिफ जगहों पे। तो चाइना को पता है कि ये हमारी रखेल तो बन गई है लेकिन बीवी ये अमेरिका की भी है, अमेरिका की ही है। तो इसीलिए आप ये देखें कि इस अटैक पे अमेरिका का रिएक्शन काफ़ी डिफरेंट है। अमेरिका ने ईरान को कंडेम किया है और ईरान का कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी के खिलाफ अटैक किया गया ये वो, क्योंकि आफ्टर ऑल जैश अदल अमेरिका की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे ये सब किया है। और अमेरिका ईरान से आपको पता है सबको कि कितना परेशान है, और वो अमेरिका नहीं चाहता था कि वो या इज़राइल ईरान से भिड़ें, क्योंकि उसमें फिर उम्मा कार्ड आ जाएगा और फिर कई इस्लामिक कंट्री हंगामा मचाएंगे और उसमें फिर यूरोप अमेरिका में बैठे जिहादी भी उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया और ईरान को कंडेम किया है। और जब स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग हो रही थी तो उनसे पूछा गया बार बार कि क्या आप पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है और बलोच पाकिस्तान के से 100% बलोच अब इस वक्त पाकिस्तान से तंग हैं। ये आप देखें कि बलूचिस्तान के हवाले से ये क्या फरमा रहे हैं कि रियासत यानी सरकार को का राइट, सरकार का ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक को सिक्योरिटी दे, उनकी ज़िंदगी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करे। इलेक्शन भी ठीक है, जमहूरियत भी ठीक है, लेकिन जब तक जबरी अगवाशुदा अफराद की रिहाई की बात नहीं होती कोई जमहूरियत नहीं है, कोई आइन नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और इस मसले का हल का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद के आपके धरने के जवाब इनको ये देना चाहिए कि ये लीजिए, हम लोगों को रिहा करते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो अदालतों में चले जाएंगे, जिनको जाना है वो जेल में चले जाएंगे, जो आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जिन्होंने अगवा किए हैं मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और वक्त आ गया है कि जो इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इसको जुर्म करार दिया जाए और मुकदमे चलने चाहिए। हम कहते हैं हमारे लोगों पर मुकदमे चलाओ, जिन्होंने अगवा किए उन पर मुकदमे चलाओ। मेरा ख्याल है इसका वक्त आ गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके साथ इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बाबर साहब, एक आज काजी फायज ईसा ने लापता अफराद का एक केस टेकअप किया है, तो क्या इसमें कोई पार्टी बनने का है बलूचिस्तान से जो लापता अफराद हैं? क्योंकि अभी उन्होंने केस एक टेकअप किया है एतजाज एहसन वाला लापता अफराद का। अभी दोस्तों, ऐसे में जब ये 3 दिन से लगातार ये खेल चल रहा है तो हमारे पपेट प्राइम मिनिस्टर डेवोस स्विट्जरलैंड में अपना हनीमून मना रहे हैं। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सैर सपाटे कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचें कि आपके मुल्क पे मिसाइल अटैक होते हैं तो आपको 1 घंटे में फ़्लाइट, आपके पास अपना जहाज़ है वहाँ पे, आप तो प्राइवेट जहाज़ में जा रहे हो, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में बैठ के जाते हो और सरकारी जहाज़ आपके कब्ज़े में है। 4 दिन से वहाँ पे एयरपोर्ट पे भाड़ा दिया जा रहा है उस हवाई जहाज़ का। तो आपको तो उस वक्त सब काम छोड़ के पहली फ़्लाइट में आना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि आप तो चपड़ासी हो, आपका वहाँ पे क्या काम तो सारा आसिम मुनीर ने करना है। तो आप वहाँ पे बैठे हुए हो, लेकिन सिंबॉलिक भी आप आना तो चाहिए था कि आपके मुल्क पे हमला हुआ है। लेकिन ये मज़े से 4 दिन से, और उनको वहाँ पे मिल कौन रहे हैं? बिल गेट्स इनको मिले। क्या हुआ भाई, पोलियो का कहाँ तक पहुँची बात? पोलियो अभी तक तुमने ख़त्म नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिल रहे थे। फिर कोका कोला वालों को पकड़ लिया, क्योंकि इनको कोई मिलने को तैयार नहीं। कोका कोला वालों को पकड़ लिया,
कोका कोला वालों से मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग कर रहे हैं भाई साहब? ऑलरेडी पाकिस्तान में कोका कोला बिक रही है ना, तो अब उसको और क्या करेंगे? लेबनान का प्राइम मिनिस्टर मिल गया। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर की औकात क्या है ये आपको भी अच्छी तरह पता है। तो इस तरह के कुछ इक्का दुक्का इनको कोई गाम्बिया का, कोई इधर का उधर का मिल गया, उनको पकड़ के फोटो सेशन करा लिए, ठीक है। वहीं उसी डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब भी बैठे हुए थे। वो अभी तक अनवरुल काकड़ से नहीं मिले, और जिसका शिकवा इनसे पूछा गया कि आप मुख्तलिफ ज़ाहिर इनसे सवालात हुए, जिसमें उनसे कहा गया कि आप अपना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक कंट्री ऑफ कंसेक्वेंस है, नॉट ए कंट्री ऑफ कंसर्न, और पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव मैटर्स में इंगेज किया जाए, और हमें अमेरिका के साथ, अमेरिका को चाहिए कि हमें इम्पोर्टेंस दे और हमारी हैसियत के मुताबिक हमारे को वो करे। तो भाई साहब, आपकी हैसियत के हिसाब से ही अमेरिका आपको डील करता है। आप एक टट्टू हो और आपका काम अमेरिका के इशारे पे दुम हिलाना है, वो आप करे जा रहे हो। वहीं डेवोस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन को पाकिस्तान का कोई सवाल नहीं हुआ। उनसे कहा गया कि आप क्या समझते हैं कि भारत में, सेक्रेटरी ब्लिंकन से पूछा गया कि हिंदू नेशनलिज्म भारत में बढ़ता जा रहा है और भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से जा रही है, तो इस सिनारियो में आप हिंदू नेशनलिज्म, ग्रोइंग हिंदू नेशनलिज्म को कैसे देखते हैं? तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी है ना, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने कहा कि भारत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट की है, और इनकी पॉलिसीज़, यानी मोदी जी की पॉलिसीज़ का डायरेक्ट फ़ायदा आम जनता को हुआ है, और उसका फ़ायदा भारत के पार्टनर्स को भी हुआ है जो भारत के साथ डील करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़। तो इन्होंने कहा कि भारत है ना, अपनी रोबोस्ट इकोनॉमी, ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मोदी रेजिम में बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान का, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अजीज़ दोस्तों, जब पाकिस्तान में ऐसे कार्टून ऑपरेट करेंगे, और ये जैद हामिद पाकिस्तान को कह रहा है कि अब सऊदी अरब पे हमला कर दो और सऊदी अरब से मक्का मदीना छीन लो, क्योंकि इन लोगों ने मक्का मदीना में एक काफिर औरत को अंदर आने दिया और ये बहुत गलत है, और अब मक्का मदीना हमारे कब्ज़े में होना चाहिए। और पाकिस्तान का क्या हाल है ये आपको भी पता है। ऐसे कार्टून जैद हामिद जैसे, जो किस किस्म की वीडियोस बना के और किस तरह से, लेकिन आम जनता का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। अब इस वक्त वो ईरान, शिया और सुन्नी के उसमें पाकिस्तानी कौम का दिमाग ख़राब कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम सब भूल भाल के हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपको मैंने कई वीडियो में कहा था कि ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ पंजाब में ख़ास तौर पे और कराची, ये 2 जगह हैं, पंजाब और कराची में फ़ौज की सपोर्ट थोड़ी कम हो रही थी ना, तो एक छोटा सा पाकिस्तान इंडिया के साथ या ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ कोई छोटा सा पटाखा वटाखा छोड़ देगा तो पूरी कौम पीछे खड़ी हो जाएगी। और यही हो रहा है कि पंजाब और कराची इस वक्त पाक फ़ौज जिंदाबाद और ये और वो। और ऐसे में जो आर्मी का एक मकसद था कि इलेक्शन डिले कराए जाएं, उस पर काम हो रहा है। ये देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौरन कह दिया कि अगर इलेक्शन डिले हो जाएंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और इलेक्शन को थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है नहीं। और सेनेट में वापस एक रेजोल्यूशन पेश किया गया है कि 3 महीने के लिए जनरल इलेक्शन डिले कर दिए जाएं। तो आर्मी का इस वक्त, आर्मी को वो बहाना मिल गया है जो मैं आपको कह रहा था कि जूं जूं इलेक्शन करीब आएंगे, आर्मी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करेगी कि जिससे इलेक्शन डिले करने का बहाना मिल जाए। अजीज़ दोस्तों, 2 छोटी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा कि अरबियन गल्फ सी में, रेड सी में एक शिप जा रहा था, उस पर ड्रोन अटैक हुआ
और हूतियों ने उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया, तो उस शिप वालों ने इंडियन नेवी के हवाई जहाज को रिक्वेस्ट की, शिप को रिक्वेस्ट की कि हमारे को बचाएं। तो इंडिया की नेवी का वॉरशिप NS विशाखापट्टनम फौरन पहुंच गया और उस शिप को सिक्योरिटी में अपनी क्लियर कराया सारा रास्ता, और इंडियन नेवी वहाँ पे सेफ गार्ड कर रही है। इंडिया का हमेशा से ये दुनिया में पॉजिटिव रोल रहा है कि वो सबकी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। अजीज़ दोस्तों, 34वीं एनिवर्सरी थी जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी हिंदूज पंडित्स का जेनोसाइड हुआ था। 15 जनवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पेश किया गया है कि इसको कंडेम किया जाए। वो रिजोल्यूशन हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें ये बताया गया कि इंतहाई दुख और डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम आपको बताते हैं कि जनवरी 1990 में भारत की स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू और हिंदू पंडितों का जेनोसाइड शुरू हुआ था, जिसकी आज 34वीं एनिवर्सरी है। और इस्लामिक टेररिस्ट और उनके सपोर्टर्स मासूम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कत्ल करते रहे, उनकी फैमिलीज़ और उनके दोस्तों को मारा, रेप किया गया, काफ़ी लोगों को ज़ख्मी किया गया, और फाइनली वो सारे लोगों को ज़बरदस्ती कश्मीर छोड़ने पे मजबूर किया गया और वो अपने ही मुल्क में डिस्प्लेस्ड हो गए। और इतना भयानक इनह्यूमन गैर इंसानी सलूक इनके साथ हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इसको हाईलाइट करे, और हम भारत की सरकार से कहते हैं कि माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि अपने घरों से दूर हैं, उनकी प्रॉपर्टियां जो इनकी हैं वो उनके हवाले की जाएं और इनको सिक्योरिटी दी जाए ताकि ये वापस अपने इलाकों में बस सकें। पनून कश्मीर जेनोसाइड क्राइम पनिशमेंट और एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन बिल इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो जेनोसाइड ऑफ हिंदूज़ के हवाले से, तो अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी इस जेनोसाइड के मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट डिमांड करती है भारत से कि इन विक्टिम ऑफ जेनोसाइड को जस्टिस दिया जाए। इसको 3 मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने टेबल किया था। बॉब ब्लैकमैन कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, शैनन जिम ये डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के हैं, और वीरेंद्र शर्मा लेबर पार्टी के हैं। इन्होंने मिल के ये बिल पेश किया है और अब ये आगे बढ़ेगा। अजीज़ दोस्तों, एंड पे थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मान सम्मान हमें देते हैं, और काइंडली आपकी सपोर्ट जारी रखें, टू इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।